नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एलटी पेडागोजी। 18 अगस्त 2024 को जो एलटी का एग्जाम होने जा रहा है उससे संदर्भित पेडागोजी की प्रश्नावली आपके सामने रख रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन के बावजूद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का मौका मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करता हूं फिर से एलटी पेडागोजी यूनिट 2 पार्ट 2। वैसे इसका पार्ट 1 मैंने रख दिया था। पार्ट 2 में आप जितनी भी यूनिट 2 से संबंधित प्रश्न हैं, जितने भी उसके एस्पेक्ट या टॉपिक्स हैं, उन सबको कवर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। चलिए आप भी लगातार अपने प्रयास में जारी रखे रहे होंगे और अपने सब्जेक्ट पर कमांड बना के रखिए। सब्जेक्ट पढ़ना नहीं छोड़ना है। थोड़ा बहुत जीएस का पार्ट, थोड़ा उत्तराखंड का पार्ट और पेडागोजी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन नहीं जाने देना है। तो इसके लिए आज शुरू करता हूं पार्ट 2। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024, इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया ना 2024 में, वो 10वां था। कि थीम क्या थी पूछा है। इस बार की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एकदम आपको याद ध्यान होना चाहिए, करंट का क्वेश्चन होगा। और वैसे भी योग और फिट इंडिया मूवमेंट करके आपका एक टॉपिक भी है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तीसरा है स्वयं और समाज के लिए योग और शांति के लिए योग। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024, इसका सबसे सटीक आंसर है स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, ये 2024 का। और ये जो दिखा है ना वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये 2023 का, 2023 की थीम है ये। अगर 2023 पूछे तो ये होगा, हाँ ध्यान रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 2024 पूछे तो स्वयं और समाज के लिए योग। और इस योग और फिट इंडिया मूवमेंट का जो कंसेप्ट आया ना 2014 में आया है। लेकिन अगर पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करेगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनाता है तो आप कहेंगे 21 जून 2015 को बनाया गया था दिल्ली में। ठीक है, तो 15 से लेकर अब तक ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग इस बार जो मनाया है 10वें नंबर का है। आगे बढ़ जाऊंगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी जो टॉपिक आपका है को लागू करने पर बल किस शिक्षा नीति ने द्वारा दिया गया था। अच्छा, पहली बार मतलब 1952 मुदालियर आयोग, ये तो नहीं होगा है ना। 1964, 2020, ये तो अभी का कंसेप्ट है, तो इसका आंसर है 1986 सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई। हालांकि एनसीएफ 2005 ने भी इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। एनसीएफ 2005 ने इसको लागू करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन यहां पर एनसीएफ ऑप्शन था नहीं, इसलिए 1986। क्लियर दैट। आगे बढ़ता हूं। सहायक अध्यापक परीक्षा अथवा बोर्ड एग्जाम किस परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। सहायक अध्यापक परीक्षा जो हमारा आप एलटी का पेपर होने जा रहा है आपका 18 अगस्त को, वो या फिर बोर्ड एग्जाम कोई भी किसके अंतर्गत आते हैं पूछ रहा है यहां पर। शिक्षक निर्मित परीक्षण, विद्यार्थी निर्मित परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्ड मानकीकृत। आंसर ये है इसका एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। विलियम मॉर्टिन प्रोक्टर, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं एक बार, कुछ लोग फिर कहेंगे कि थोड़ा साइज कम हो गया है। तो चलिए, विलियम मार्टिन प्रोक्टर के अनुसार निर्देशन के कितने भाग हैं। निर्देशन, ठीक है, ये निर्देशन से टॉपिक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो 5, 10, 6 और 2, इसका आंसर है 6। समायोजन, एडजस्टमेंट का टॉपिक है। समायोजन का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो आंसर होगा सिगमंड फ्राइड। ठीक है, एडजस्टमेंट टॉपिक के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, टेलर ने सृजनात्मक स्तर के कितने सिद्धांत बताए हैं। टेलर के अनुसार सृजनात्मक स्तर के कितने सिद्धांत हैं। 5, 6, 8, 20, तो इसका आंसर 5। फ्रेडरिक ली प्ले, ये नाम आप सुन चुके होंगे अभी तक, ने किसका अध्ययन किया है, मतलब किससे संबंधित काम किया। समायोजन, एडजस्टमेंट, केस स्टडी, बाल विकास, ये तो हो नहीं सकता, बाल विकास तो कोई चांस ही नहीं है। बुद्धि, तो बचे 2, इसका आंसर है केस स्टडी। ठीक है, 1829 के बाद जितने भी प्रयास हुए हैं सब फ्रेडरिक ली प्ले के बाद हुए हैं। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। बाल विकास से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का प्रतिपादक किसे मानोगे आप। स्किनर को, पेस्टोलॉजी को, कोहलर को, थार्नडाइक को। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, केवल यही है पेस्टोलॉजी। कुछ बड़ा सा क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है।
राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंततः राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खेलने लगा खरगोश से। यह प्रयोग उदाहरण है। मतलब इस टाइप का, जब आप किसी चीज से शुरुआत में डरते हो और फिर धीरे धीरे, जैसे गाड़ी चलाना सीखते हो और पहले शुरुआत बहुत मुश्किल होती है और फिर धीरे धीरे बहुत आराम से एक ही हाथ से चलाने लगते हो, यानी ये किसका उदाहरण है? कह रहा है प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का, इसका आंसर ये है। क्रिया प्रसूत अनुबंध, ये नहीं है इसका आंसर, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। इस टाइप की कोई भी प्रश्न बने और कोई प्रश्न आपके दिमाग में आए तो ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि और सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है? और काफी महत्वपूर्ण है अंतर्दृष्टि और सूझ, तो इसका आंसर होगा कोहलर, ठीक है। वंडूरा तो ऑप्शन में नहीं था, थार्नडाइक कोई नहीं। अच्छा, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंध की भाषा में क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, थोड़ा लैंग्वेज को लेकर काफी दिक्कत होगी इसमें। स्टिमुलस यानी उद्दीपक होता है। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंध की भाषा में क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया। अनुक्रिया तो कहीं से नहीं है, अनुक्रिया तो कंसेप्ट ही नहीं है इसमें फिलहाल। और अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, तो इसका आंसर होगा ये, अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पावलोव की भाषा में दूसरा फिर क्वेश्चन है पावलोव से। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का लेकर काफी दिक्कत आती। कुछ शब्द टर्मोलॉजी इंग्लिश में होती तो सही था, लेकिन यहाँ पर है नहीं फिलहाल, हमें ऐसे ही कवर करना पड़ेगा। तो पूछा है कि पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंध की भाषा में क्या कहा जाता है? तो अनुबंधित उद्दीपक, अच्छा अनानुबंधित उद्दीपक। अच्छा, ये पहला प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि सेकंड जो क्वेश्चन है ना दिख रहा है, जो पावलोव के प्रयोग में भोजन को पूछा उसने, अनुबंध की भाषा में क्या कहा जाता है। और यहाँ पर अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर मुझे खुद ही डाउट हुआ है, अनुबंधित अनुक्रिया नहीं है इसका। यहाँ पर मैं इसका आंसर ये दे दूंगा, अनानुबंधित उद्दीपक। ऐसे अनानुबंधित उद्दीपक इसका आंसर होना चाहिए, पहले वाले का जो हम अनुबंधित कह रहे थे, अनानुबंधित उद्दीपक। पावलोव, चूंकि सेकंड वाला जो इसका क्वेश्चन दिख रहा है, पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया, ध्वनि बजाते ही यानी आवाज घंटी बजाते ही अनुक्रिया होने लगती थी, तो वो दूसरा प्रश्न होगा। तो इन दोनों में थोड़ा सा एक जैसा है। अभी एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दिख रहा है यहाँ पर, तो एक बार और इसे ध्यान से देख सकते हैं आप। यहाँ पर थोड़ा सा देर लगेगी क्योंकि ये क्वेश्चन एक जैसे हैं और इनको समझना जरूरी है। तो पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंध की भाषा में क्या कहा जाता है? तो अनुनानुबंधिक उद्दीपक माना है हमने। और पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया, यहाँ तो अनुक्रिया हो गई, क्योंकि यहाँ पर करने वाली अनुक्रिया बोला है, तो ये तो नहीं होंगे अनुक्रिया। अच्छा, यहाँ भी अनुक्रिया है और अनुबंधित, तो इसका आंसर है अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक है। तो अब इसको हमने सी माना और इसको बी माना है। चलिए, और इस टाइप का एक प्रश्न दिख रहा है, पावलोव के अनुबंध प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि, भोजन से पहले जो ध्वनि उत्पन्न की जाती थी और ये संकेत होता था कि अब भोजन आएगा, इस टाइप का, तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि, अनुबंधित उद्दीपक, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तीनों एक जैसे क्वेश्चन लग रहे थे, बस बहुत ध्यान रखना है आपको। एक बार फिर से इस टॉपिक को देख सकते हैं। सुल्तान चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो कोहलर, ठीक है। प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? बहुत फेमस है प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, और कई बार आएगा। जनरल क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आने वाले हैं नहीं, फिर भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जनरल क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। थॉर्नडाइक ने जो अपने प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, तो उसमें गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता वर्दीमर, सीधा प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम, न किया गया है आत्मीकरण, संक्रियात्मक सही है, सात्मीकरण भी ठीक है, स्कीमा भी ठीक है, तो इसका आंसर होगा आत्मीकरण। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो लोग अब तक काफी पढ़ चुके होंगे उनके लिए नॉर्मल बात है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए दिक्कत भी है। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी मानते हैं कि बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, वातावरण व्यक्ति को बदल देता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, ये सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का अर्थ है, अच्छा
रुझान, व्यवहार, अनुबंध, पूर्णाकार, गेस्टाल्ट का अर्थ है ये पूर्णाकार। पावलो व स्किनर संबंधित हैं, क्या है ये? गेस्टाल्टवादी हैं, व्यवहारवादी हैं, प्रक्रियावादी हैं या संरचनावादी हैं? तो इसका सबसे सही आंसर होगा क्या? पावलो और स्किनर व्यवहारवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हीं की थ्योरियां पढ़ते आए हम। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक तथा वस्तुनिष्ठ विधियों, ऑब्जेक्टिव अध्ययन के प्रयोग पर बल दिया जाता है? मनोविश्लेषण ना, संज्ञान, संरचना, व्यवहार। व्यवहार ही इसका सबसे सटीक उत्तर मिल रहा है वैसे, तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ, हाँ ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण और पुनर्बलन, ये इसका सबसे उत्तर होगा। रीइंफोर्समेंट उसे मिलता रहे तो वो इसका सुधार कर सकता है। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है कहां से? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से। बालक के संज्ञानात्मक विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? संज्ञानात्मक विकास काफी फेमस है, जीवन पियाजे जी का जनरल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, एसआर थ्योरी पर प्रश्न बना होगा। नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। कौन एसआर अधिगम सिद्धांत का जनक या मतलब से संबंधित माना जाता होना चाहिए था? तो इसका आंसर होगा स्किनर। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अच्छा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये स्टेटमेंट वैसे बहुत ज्यादा तो पूछता नहीं है, फिर भी मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है अगर कोई कहता है तो वो वॉटसन है। ठीक है, वॉटसन का स्टेटमेंट। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट, बुद्धि से क्वेश्चन आ गया भैया। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के जन्मदाता पूछ रहा है बिने। बिने तो शुरुआत तो की थी लेकिन कल्चर फेयर टेस्ट की बात नहीं आई है, ये नहीं हो सकता कहीं से कहीं तक। तो इसका आंसर है रेमंड। ठीक है, चूहों पर प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, बिने ने या पियाजे ने? तो काफी फेमस था चूहे का प्रयोग जो किया गया था। ठीक है, तो स्किनर का। मानसिक आयु प्रत्यय, मानसिक आयु प्रत्यय के जन्मदाता किसे माने जाते हैं? मानसिक आयु बिने, पाउलो, स्किनर और थॉर्नडाइक। तो आंसर क्या होगा? 1900, कहीं 4 लिखता है कहीं 5, बिने 1905 या 4 जो भी कहता है। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान कैसा था? 16वीं शताब्दी का मनोविज्ञान कैसा था? आत्मा का ज्ञान विज्ञान था। और 17वीं शताब्दी में कैसा बन गया? मन का विज्ञान बन गया। क्या आत्मा का तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ये है 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन का विज्ञान बन गया था। एक नजर इस पर भी जरूर मारना है। और सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम, सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं किससे? तत्परता से, बुद्धि से, ज्ञान से या कोई नहीं से? तो सबसे सटीक आंसर देना होगा आपको, इसका आंसर होगा तत्परता। ठीक है, तो तत्परता। क्षेत्र सिद्धांत में किस वर्ग का योगदान रहा है? मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवाद। क्षेत्रीय सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों की देन है। चलो आगे बढ़ते हैं। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये बाल विकास से संबंधित है। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालों की संगत पसंद करना किसकी अवस्था होगी? किशोरा यानी पूर्व किशोरावस्था की। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। स्टेटमेंट है भैया सीधा। विकास जीव और बहुत सारे स्टेटमेंट दिख रहे हैं। जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, किसने कहा है? विकास से संबंधित स्किनर का, जॉन डीवी का, थॉर्नडाइक का या बिने का? तो किससे सबसे सही आंसर? विकास से संबंधित तो जॉन डीवी तो नहीं है, थॉर्नडाइक तो स्किनर। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया है? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास, ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न माना जाता है। तो इसका आंसर होगा फ्रायड होगा, मनोलैंगिक विकास वाले। हाँ ध्यान रखिएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किसने किया था? प्रथम प्रयोगशाला पूछ रहा है तो डब्ल्यू बंट इसका आंसर होगा। टर्मन के अनुसार 90 से 101 होता है, वैसे 110 भी होता है। बुद्धि का बालक किसे माना जाता है? मतलब 90 से, टर्मन की बात चल रही है। हाँ, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं तो सबके अलग अलग व्यूज हैं अपने अपने। टर्मन ने जो कहा है वैसे तो इसमें सबसे उत्तर होना चाहिए आपका सामान्य बुद्धि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। 20वीं शताब्दी का मनोविज्ञान थोड़ा सा आगे का था तो उसे आप व्यवहार का विज्ञान कहने लगे थे। मनोविज्ञान का बंजर काल किसे कहते हैं? तो 18वीं सदी को कहते हैं, जहां भी है 18वीं सदी है। तो अब 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी और 19वीं 20वीं सब आ गया अब आपके पास। तो बंजर काल जहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है उसे आप 18वीं सदी को होगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, बुद्धि और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, आप आगे की तरफ चल रहे हैं हम।
अनुबंध के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये थोड़ा सा हट के प्रश्न लग रहा है। अनुबंध के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसमें कोहलर तो है नहीं, अंतर्दृष्टि सूझ, लेविन, थॉर्नडाइक, पावलोव। तो इसमें मैं पावलोव की तरफ जा रहा हूं, ये सबसे सही आंसर है इसमें। अनुबंध के गोचर की शुरुआत कौन व्यवहारवादी विचारक हैं पूछा है। वॉटसन, कोहलर, पियाजे और ब्रूनर। तो किसको मानोगे इनमें से व्यवहारवादी विचारक? तो वॉटसन को मानेंगे। लघु, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध, कुछ कलर भी कर रखे मैंने। लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है रेखीय अभिक्रमण से, शाखीय अभिक्रमण से, अवरोह अभिक्रमण से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सीधा है, पहले भी प्रश्न आ चुका है, रेखीय अभिक्रमण। ठीक है, अनुदेशन। अब आगे बढ़ते, कक्षा कक्ष अधिगम हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग? वाद विवाद, प्रयत्न और त्रुटि, अवलोकन, ये सभी। तो क्या मानेंगे? कक्षा कक्ष अधिगम, यानी कक्षा कक्ष में अधिगम कराना है तो वाद विवाद तो होना ही चाहिए, प्रयत्न और त्रुटि भी चलेगा, अवलोकन सभी होगा इसका आंसर। तत्परता के नियम का संबंध है खेल, स्मृति, अभिप्रेरणा। तत्परता का नियम किसका है? अधिगम का, 3 है ना, हाँ अधिगम का। ये 3 नियम भूलने नहीं, आपके आता रहता प्रश्न यहां से भी। चलो, अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है? प्रत्याशा में कमी, अवरोध में कमी, पुनर्बलन की अनुपस्थिति, और कोई नहीं पूछा इनमें से। तो पुनर्बलन की अनुपस्थिति कहूंगा मैं, रीइंफोर्समेंट का अभाव रहता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक क्या है? आकृतिकरण, स्वतः आपूर्ति, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो इसमें से सबसे सटीक उत्तर होना चाहिए पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। ये जरूरी है, नहीं है तो फिर इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कौन? वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर और गेट्स। अनुभव और प्रशिक्षण, हाँ प्रशिक्षण की बात आई है, स्टेटमेंट होगा वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर, गेट्स का। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं कौन? उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, सभी की तरफ जाओगे आप, अधिकतर ये भी ध्यान रखना है आपने। अधिगम के क्वेश्चन यहां पर दिख रहे हैं। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? कि पुरस्कार, गुथरी, ये इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना आपने। इसका आंसर गुथरी की तरफ गया, सीधा क्वेश्चन आया था इसलिए। नेक्स्ट आ रहा है, सीखने की विशेषता है क्या? सीखना परिवर्तन है, बिल्कुल। सीखना सार्वभौमिक है, बिल्कुल। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सभी की तरफ जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फिर दिख रहा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है? विलियम वुडवर्थ का, क्रू का, मर्फी का नहीं है, क्रू का भी नहीं है, मैकडूवल का। तो क्रो एंड क्रो की तरफ आपको जाना पड़ेगा सबसे सटीक, या फिर सीखना एक बार और देख लेना चाहिए। सीखना विकास की प्रक्रिया है, क्रो, मर्फी, मैकडूवल, विलियम वुडवर्थ। स्टेटमेंट, गेस्टाल्टवादियों ने सर्वाधिक बल किस पर दिया है? अभ्यास पर, संवेग पर, पुरस्कार पर, प्रत्यक्षीकरण पर। प्रत्यक्षीकरण, ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन घूम फिर के, लेकिन दोनों बार अलग अलग फॉर्म में आया है, ध्यान रखिएगा। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के जन्मदाता या प्रदाता कौन है? प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत, कुछ क्वेश्चन न्यू भी जैसे लगेंगे आपको, तो इसका आंसर हल, फ्रायड, मैस्लो, वॉटसन। हल या हल। नेक्स्ट, अधिगम आदतें ज्ञान अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। अधिगम आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना है, ये स्टेटमेंट किसका? ये फेमस स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो का। अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें, सहपाठी। तो अब टॉपिक आ गया अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा की तरफ जाओगे आप, मोटिवेशन, उससे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। उपयोग और अनुप्रयोग के नियम अंग हैं किसके? अभ्यास के नियम के, तत्परता के नियम के, प्रभाव के नियम के, किसके अंग माने जाएंगे? उपयोग, प्रश्न पूछा है उपयोग और अनुप्रयोग के नियम। उपयोग अभ्यास, ठीक है, अभ्यास का नियम सबसे सटीक। सीखने हेतु विषय का स्वरूप होना चाहिए कैसा? सरल से कठिन होना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं, कठिन से सरल दोनों नहीं, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण सर्वाधिक होता है कहाँ? समान परिस्थितियों में, असमान परिस्थितियों में। अधिगम स्थानांतरण मतलब अधिगम का स्थानांतरण सबसे ज्यादा समान परिस्थिति में होता है, ठीक है, मतलब सबके साथ समान परिस्थितियां होनी चाहिए। अच्छा प्रश्न था। चलो आगे बढ़ते हैं। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है?
क्या दंड पुरस्कार नहीं, लक्ष्य प्राप्ति, ये सही सा लग रहा है। इसका सबसे सटीक आंसर ये है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा। चलिए, स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुख में पानी आना क्रिया है। स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुख में, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संवेगात्मक, सहज क्रिया, जन्मजात यानी प्रक्रिया, तो किसको मानेंगे? सबसे आंसर जन्मजात, सहज क्रिया। CS जड़ या जूड़ के ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत को दिया था? सामान्यीकरण सिद्धांत, बहुत फेमस है। हाँ, CS जूड़ का बिल्कुल सीधा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुबंध कंडीशनिंग का जनक किसे मानोगे आप? कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है? बस सीधा सा प्रश्न है, पावलोव की, इवान पेट्रोविच पावलोव की। पावलोव। संकेत अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? संकेत, पावलोव की शास्त्रीय अधिगम, इसमें भी संकेत। ठीक है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, कैसे? अनुबंध द्वारा सुधारा जा सकता है, डांट दोषारोपण द्वारा, डांट डपट द्वारा, मतलब तरीके तो खैर सभी हैं, लेकिन फिर भी सबसे सटीक अगर आप बोलोगे बुरी आदतों को सुधारने का तरीका, तो दोषारोपण नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि अनुबंधन द्वारा होगा। ठीक है। बार बार सीखोगे तो अपने आप ही बुरी आदतें छूट जाएंगी। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्ति कारक पूछा है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्ति कारक है, तो किसको मानेंगे? संचार के साधन समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता, आयु, धीरे धीरे अपने आप होता है, अनुभव हो जाता है, ये सही उत्तर है। एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत, ये थोड़ा हटके, वैसे एक कारक सिद्धांत को किसने निरंकुशवादी सिद्धांत कहा है? तो इसका आंसर होगा जॉनसन ने। जॉनसन ने कहा है। हालांकि जॉनसन ने काफी इसके बारे में लिखा भी है, लेकिन फिर भी निरंकुशवादी सिद्धांत का है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, ये स्टेटमेंट है। स्पीयरमैन, स्टार, गाल्टन और बकिंघम। बकिंघम का तो स्टेटमेंट ये नहीं है। बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है, तो किसकी तरफ जाएंगे आप? गाल्टन की तरफ। ठीक है। गाल्टन का स्टेटमेंट है बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। बहुत सारे स्टेटमेंट है, बुद्धि टॉपिक चल रहा है अभी फिलहाल। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, तीन कारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन, बिने, गाल्टन, थॉर्नडाइक। तो बहुत फेमस सिद्धांत है बुद्धि का तीन कारक, उसे कहते हैं स्पीयरमैन का सिद्धांत। ठीक है। स्पीयरमैन की तरफ गए आप, सबसे सटीक। बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये भी स्टेटमेंट है। यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, गाल्टन और स्टर्न। तो किसकी तरफ जा रहे हैं? थॉर्नडाइक नहीं, बुद्धि कार्य करने की विधि है, वुडवर्थ। बुद्धि कार्य करने की विधि है, वुडवर्थ का स्टेटमेंट। बुद्धि से प्रश्न बहुत सारे यहां पर दिख रहे हैं। बालू का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है? बालू का, वैसे सबसे सटीक आंसर है बहुकारक। बालू का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है बालू का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते। सत्य और सत्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये भी स्टेटमेंट है। सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह है थॉर्नडाइक का स्टेटमेंट। ठीक है। बहुत सारे स्टेटमेंट का भी यहाँ पर क्लियरिफिकेशन हो रहा है। गिलफोर्ड के सिद्धांत का भाग नहीं है, इनमें से कौन नहीं है पूछा? हाँ, संक्रिया है, प्रबलन है, विषय वस्तु है, उत्पाद है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीन ही है वैसे भी। संक्रिया है, उसमें से प्रबलन, विषय वस्तु भी है, उत्पाद भी है, ये तीनों है वैसे। ये दो तीन, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, इसका आंसर है ये प्रबलन। अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता की ही बुद्धि है, ये भी स्टेटमेंट है। अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा है? बर्ट, स्टर्न, राफेल और मन। तो इसका आंसर है बर्ट। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट होगा प्रश्न। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत देने वाले कौन है? तो सीधा उत्तर होगा थॉमसन। थॉमसन का आंसर वो है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। स्टेटमेंट को ये एक्सप्लेन कर रखा था कि पूरा कवर हो जाए। साइमन, पियाजे, स्टर्नबर्ग और थॉर्नडाइक। आलोचनात्मक ढंग से पूछा है, बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया, ये होगा स्टर्नबर्ग का आंसर। ठीक है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? हावर्ड गार्डनर का। इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये भी है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। बुद्धि का लेबल वंशानुक्रम 1 तथा वातावरण 2 सिद्धांत किसने दिया है? वैसे बुद्धि में हमने जब पढ़ रहे थे तो ये वाला पार्ट पढ़ा नहीं था, ऐसा लग रहा है। वंशानुक्रम 1 और थोड़ा सिलेबस से अलग से भी है पॉइंट, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको देख लेने चाहिए, वो उनमें से एक है। तो इसका आंसर होगा जॉनसन। ठीक है। चलो आगे बढ़ाऊंगा। नवीन परिस्थिति को झेलने की मस्तिष्क नमनीयता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? नवीन परिस्थितियों के साथ। तो इसका आंसर होगा मन में नवीन परिस्थिति को झेलने की प्रवृत्ति का विकास। आर्मी अल्फा परीक्षण किस टाइप का बुद्धि परीक्षण है? अब हमने जब बुद्धि परीक्षण पढ़े थे तो उससे भी कुछ प्रश्न आए थे। तो आर्मी अल्फा बहुत सारे, आर्मी मतलब बहुत सारे समूह में होता है, तो सामूहिक होगा,
क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे सामूहिक रूप से परीक्षण हुए थे। 140 से अधिक IQ वाले बालक किस श्रेणी के आएंगे? सामान्य तो हो नहीं सकते, जड़ मूर्ख तो प्रतिभाशाली होंगे। संवेगात्मक बुद्धि का जनक किसे माना जाता है? संवेगात्मक पूछा, हाँ ध्यान रखना, विने, वुडवर्थ, डैनियल गोलमैन और बेस्लर। तो इसका आंसर संवेगात्मक बुद्धि, तो डैनियल गोलमैन इसका आंसर सबसे सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण किसने दिया है? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण का आंसर होगा हिली का है। साइमन का बुद्धि परीक्षण है व्यक्तिगत सामूहिक, व्यक्तिगत शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक। ये थोड़ा सा सोचने वाला है क्वेश्चन। साइमन का बुद्धि परीक्षण पढ़ा तो है हमने, तो है किस टाइप का? व्यक्तिगत सामूहिक तो नहीं है वो, ठीक है, तो सामूहिक नहीं है तो ये भी नहीं होगा इसका मतलब। अब बचे शाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक, तो इसका आंसर है ये। तो साइमन का बुद्धि परीक्षण किस टाइप का है? व्यक्तिगत शाब्दिक। अच्छा प्रश्न मिला। लेकिन स्टैनफोर्ड कबने परीक्षण किसने दिया था? स्टैनफोर्ड कबने परीक्षण किसने दिया? थोड़ा सा स्टेटमेंट सही करोगे तो आपको पढ़ा हुआ जैसा लगेगा, तो इसका आंसर होगा टर्मैन का है। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि सदैव किससे प्रेरित होती है? अनुभव से, व्यवहार से, क्रियाकलापों से और सभी से। तो अनुभव से संवेगात्मक बुद्धि किससे प्रेरित होती है? तो अनुभव से। बुद्धि से बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर। कौन सी बुद्धि व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है? मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कौन सी बुद्धि सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, पूछ रहा है प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा? संवेगात्मक। अपने लक्ष्य को प्राप्ति करनी तो प्रेरित करती है, तो संवेगात्मक। अमूर्त, मूर्त तो नहीं होगा, तो इसका आंसर है संवेगात्मक, सही है। कौन सी बुद्धि व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से प्रेरित करती है? संवेगात्मक। यांत्रिक बुद्धि का मतलब मैकेनिज्म, तो यानी औद्योगिक, सही उत्तर होगा। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति किस में निपुण होते हैं? जो अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, तो इसका आंसर होगा साहित्य में। ठीक है, ये साहित्य में निपुण होते हैं अधिकतर। ये पढ़ा था हमने टॉपिक में। बौद्धिक मॉडल का ढांचा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? बर्ट, गिलफोर्ड, थ्रस्टन और थॉर्नडाइक। बौद्धिक मॉडल का ढांचा गिलफोर्ड का है। किसका प्रयोग कर वंश परंपरा का बुद्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है? सहोदर, समान जुड़वा, स्वतंत्र बालकों का और दत्तक पुत्र का। मतलब इसका आंसर होगा समान और जुड़वा। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न मिल रहे हैं यहाँ पर। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है। जड़, ये बिल्कुल आपको याद रखना है पूरा। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ की तो 25 से कम होगी, तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 80-90 के आसपास, 89 तक लिखते हुए हम। ये वाला सबसे सही जा रहा है, क्योंकि फिर तो सामान्य शुरू हो जाएगा। चलो, 6 से 11 वर्ष के बच्चों में जल्दी याद करने की योजना बनाने और प्रबंधन करने की प्रवृत्ति होती है। पहल, स्वायत्ता, उत्पादकता, अभिवृद्धि। थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर टफ शब्द है, तो इसका आंसर है स्वायत्ता। ठीक है, स्वायत्ता सबसे सही है। बुद्धि परीक्षा में या परीक्षण में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? तो फ्रांस का है सबसे ज्यादा योगदान। बुद्धि से संबंधित उत्पादन सिद्धांत किसका है? उत्पादन भाटिया का, विनय का, थॉर्नडाइक का या जलोटा का? उत्पादन सिद्धांत होगा आपका बुद्धि से संबंधित विनय का। विनय बुद्धि परीक्षण इंपोर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयस्कों की बुद्धि मापन हेतु प्रयुक्त परीक्षण है। वयस्कों की बुद्धि मापन, भूल भुलैया, आर्मी अल्फा, वेस्टलर वैल्यू क्यूब। इसको दूंगा मैं, वैसे बच्चों के लिए भी है होने को ये, लेकिन वेस्टलर वैल्यू टेस्ट। ये तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? अगर आंसर आएगा तो क्या होगा? कैटिल होगा सबसे सटीक उत्तर, कैटिल आंसर। तरल और ठोस, याद रखना है आपको ये प्रश्न। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों का प्रकाशन किया था डैनियल गोलमैन ने। डायरेक्ट प्रश्न था। ऐसी बुद्धि जिसमें लकड़ी के गुटकों का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है क्या कहलाता है? शाब्दिक होगा, निष्पादन होगा, चित्र परीक्षण होगा और सभी होगा। तो इसका आंसर होगा शाब्दिक तो नहीं हो सकता, लकड़ी के गुटकों का प्रयोग करके चित्र परीक्षण भी नहीं हो सकता, बच रहा है केवल निष्पादन। तो निष्पादन इसका आंसर। बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया है? टर्मन, मेरिल, बिने टर्मन, माल्टन और बेसर। ये तो नहीं है, कोई नहीं, तो बचे 3, बिने और टर्मन बुद्धि का विभाजन, मैरिल। तो इसका आंसर है ये, टर्मन और मैरिल। बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया है, पूछा उसने। अच्छा, जलोटा का बुद्धि परीक्षण काफी इंपोर्टेंट भैया। जलोटा का बुद्धि परीक्षण है, रुचि परीक्षण है वो, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, या इनमें से मतलब कोई नहीं है? तो इसका आंसर होगा बुद्धि यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक।
बहुत अच्छा प्रश्न मिला, जलोटा का बुद्धि परीक्षण। बालक की मानसिक आयु का पूर्ण विकास कब हो जाता है? 10 से 12 वर्ष में? नहीं, बाल्यावस्था। 11 से 12, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ये है 16 से 18। थ्रस्टन के समूह कारक सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कितने कारकों में बनी है? तो इसका आंसर है सीधा 7, थ्रस्टन के अनुसार। हाँ, अंतश्चेतनाभि बोधन परीक्षण किसने दिया है? कोहलर ने, मार्गन और मुर्रे। तो थोड़ा हट के है नाम है, तो इसी ने दिया होगा, तुक्का लगाना भी सही होगा ऐसे क्वेश्चनों में, इंपोर्टेंट प्रश्न होगा ये, लेकिन है ना, क्या अंतश्चेतनाभि बोधन परीक्षण। चलो, अब एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति के लिए मापन में सहायक, बुद्धिलब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अनकुशलता को छिपाते हैं, अकुशलता होगा, और बालकों को वर्गीकृत करने में, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। तो इसका आंसर होगा बी, बुद्धिलब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के बहुत सारे प्रश्न कवर करने के बाद फिर से अभिप्रेरणा पर दिख रहा है क्वेश्चन। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं दिवास्वप्न, कुसमायोजन, भग्नाशाएं, उत्सुकता। बहुत अच्छा सा प्रश्न है इसका ये, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं क्या? दिवास्वप्न, कुसुमायोजन, भग्नावसाएं और उत्सुकता। तो सटीक उत्तर होगा उत्सुकता। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने हेतु उत्साह बढ़ाता है। अधिगम है, स्वप्रेरणा है, अभिप्रेरणा है, तो लक्ष्य है। तो इसका आंसर होगा अभिप्रेरणा। टॉपिक ये अभिप्रेरणा का है। तो बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से कार्य करता है तो वह है सकारात्मक प्रेरणा मानी जाएगी वो। ठीक है, अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत संकल्प शक्ति पर सर्वाधिक बल देता है? अच्छा प्रश्न है फिर से। संकल्प शक्ति पर सर्वाधिक तो ऐच्छिक होगा, ऐच्छिक, मनोविश्लेषणात्मक तो हुआ नहीं। बाह्य अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा की तुलना में निम्नतर किसने बनाया है? अच्छा, बाह्य अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा की तुलना में निम्नतर किसने माना है? ब्लेयर, जॉन, सिम्पसन, वर्दीमर नहीं, कोफा, कोहलर, क्रो एंड क्रो। इसका आंसर है बी, प्रेक्षी, रॉबिन्सन, इन्होंने माना है। अच्छा सा प्रश्न था, थोड़ा टफ जैसा लग रहा था। चलिए आगे, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। मनोवैज्ञानिक, क्रोध है, दुख है, भय तथा प्रेम है, या सभी है? एक हिसाब से ये मन की भावनाएं हैं मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, तो इसका मतलब सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, सभी जाते हैं। अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है पूछे? हाँ, नहीं। दंड, प्रशंसा और निंदा ये तो है, प्रगति परिणाम ये भी है, प्रतिस्पर्धा ये भी है, तो इसका आंसर दंड है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसका है? बताओ। मैकक्लेलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा अलग से है, सिम्पसन, थॉर्नडाइक, डगलस, ये तो नहीं है, सिम्पसन, थॉर्नडाइक तो नहीं हो सकते, तो इसका आंसर जा रहा है फर्स्ट, मैकक्लेलैंड की तरफ। इसका आंसर ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। स्टेटमेंट है डायरेक्ट थॉमसन का। कौन सा अभिप्रेरणा की विधि नहीं है पूछा फिर से? पाठ में रुचि, बालकों की प्रशंसा, बालकों की प्रतिद्वंदिता, कोई नहीं। तो इनमें से कौन अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? तो मेरे हिसाब से सभी हैं, तो इसका आंसर कोई नहीं होगा। अभिप्रेरणा के संज्ञानात्वादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? संज्ञानवादी। हाँ, तो इसका आंसर है लेविन, न्यूकॉम तथा वर्दीमर। संज्ञानवादी सिद्धांत का प्रतिपादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, चालक है, प्रोत्साहन है, उद्दीपक है, या सभी हैं? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन कहां से मिलेगा? सभी से, चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक और उद्दीपक, सभी। जो बालक को प्रेरित नहीं करता, पुरस्कार, प्रतियोगिता, रुचि, अरुचि। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अर्जित, जो आप अर्जित करते हो, मतलब धीरे धीरे सीखते हो ना, अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं क्या? जीवन लक्ष्य का मनोवृत्ति, आदत, मद व्यसन, ये सभी हैं। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने अथवा नियमित करने की प्रक्रिया है। स्टेटमेंट है सीधा सा, अभिप्रेरणा किसी को कार्य को करने, जारी रखने, नियंत्रित करने और नियमित करने की शक्ति है। किसने कहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुड। गुड का स्टेटमेंट है, तो यह है गुड का स्टेटमेंट। अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? अब्राहम मास्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के 5 प्रकार हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये कहने वाले हैं। एक अच्छा सा स्टेटमेंट है यहाँ पर। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, किसका स्टेटमेंट है? स्किनर। गुड। युंग नहीं, इसका आंसर है स्किनर। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, कथन किसका है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, ये स्टेटमेंट किसका होगा? तो क्रैच और क्रैचफील्ड का।
ठीक है, अभिप्रेरणा के बहुत सारे एस्पेक्ट थे, पढ़ा था उसको हमने अच्छी तरह से। गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं, गैरेट के मतलब सबके अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार जब हम लिख रहे थे तो गैरेट ने उसके 3 प्रकार बता रखे हैं। ठीक है, तो गैरेट के अनुसार 3 प्रकार अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, फ्रायड। कॉमन प्रश्न, कौन जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है पूछा है, प्यास, आकांक्षा, निद्रा और भूख। देखो अब प्यास जन्मजात है, आकांक्षा है इच्छा, निद्रा भी जन्मजात है, भूख भी, तो इसका आंसर बी की तरफ जाना चाहिए, आकांक्षा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत देखते किसने दिया है। यह है अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है, तो कर्ट लेविन का। अच्छा प्रश्न है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत, फिर से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यहाँ पर, किसका है, तो हल का है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है, ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है, किसका स्टेटमेंट है, कथन है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास, तो इसका स्टेटमेंट वुडवर्थ नहीं होगा, मैस्लो भी ऐसा कुछ नहीं है, यूंग, तो इसका आंसर है अविरल। अविरल को मैंने सही मान लिया है इसको। ये व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए उपयुक्त मानसिक दशा है, क्या है, अधिगम है, बुद्धि है, अभिप्रेरणा है और अभिवृत्ति है। तो व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए सबसे, यहाँ पर चूंकि टॉपिक अभिप्रेरणा के आसपास है तो ये होगा, व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है, मैकडूवल, केम्पसन, स्किनर, यूंग। तो अभिप्रेरणा के आसपास के जो स्टेटमेंट होंगे, व्यवहार को स्पष्ट करती है, क्या, मैकडूवल का स्टेटमेंट, मतलब अभिप्रेरणा व्यवहार को स्पष्ट करती है, तो ये मैकडूवल ने कहा है। मैस्लो का सिद्धांत आधारित है किस पर, भावना पर, इच्छा पर, आवश्यकता पर, कार्य। मैस्लो थोड़ा सा अलग टाइप से सोचते थे, तो उनकी मैस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित होगा, इसमें से भावना और इच्छा तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा आवश्यकता। प्रणोद का सिद्धांत, प्रणोद हिंदी में लिखा है पूरी तरह से, प्रणोद का सिद्धांत। तो प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है, हल ने, फ्रायड ने, मैकडूवल ने, टर्बर ने। तो प्रश्न, ठीक है, तो देखिए प्रणोद का सिद्धांत किसका होगा, फ्रायड का नहीं हो सकता, सिगमंड फ्रायड। मैकडूवल का भी नहीं, टर्मन को तो उनका, तो इसका आंसर हल है। मैकडूवल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है, मैकडूवल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, क्या, संज्ञान, संवेग, चिंतन और संवेदना, तो इसका आंसर होगा संवेग। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के क्वेश्चन, बुद्धि के क्वेश्चन और अधिगम के क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन के यहाँ पर लिस्ट जो देख रहे थे हम, तो इसमें हमने निपटाया केस स्टडी, समायोजन, सीसीई, बुद्धि, अधिगम और अभिप्रेरणा। ये थी यूनिट 1, इसका पहला पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।